चलो स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अभी तक हमने मॉर्फोलॉजी खत्म कर ली है। मॉर्फोलॉजी का मतलब हमने क्लियर कर दिया था कि आपको का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते थे। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से देखने में जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको मॉर्फोलॉजी कहते थे। अब पढ़ना क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। डिफरेंस समझ में आया? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़े तो मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़े तो क्लियर। इतनी सी बात। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़नी है, मतलब कौन से प्लांट का एनाटॉमी पढ़ना है? लास्ट बेंच बच्चा, फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट। बैठ जाओ, बगल वाले से पूछे थे बता नहीं पाया। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और एंजियोस्पर्म प्लांट्स का एनाटॉमी पढ़ना, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़े। एंजियोस्पर्म प्लांट का जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी जब, तो कहा था अलग अलग प्लांट्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है कि सेम होता है सबका? अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग मॉर्फोलॉजी हो सकती है ना। तो वैसे ही अलग अलग प्लांट्स की एनाटॉमी जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, सेम हो सकती है, दोनों हो सकती है। सेम जैसे इसमें सिमिलरिटी भी थी, कुछ में डिसिमिलरिटी थी, वैसे एनाटॉमी में कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिसिमिलरिटी दोनों देखने मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सबसे छोटी यूनिट क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर की सबसे छोटी यूनिट सेल। सबसे छोटी यूनिट का नाम है सेल। इज द यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सबसे छोटा है। बहुत सारी सेल मिलती तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। हम किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट के टिश्यू या एनिमल टिश्यू पढ़ना है? प्लांट पढ़ना है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है तो प्लांट के टिश्यू पढ़ना है। तो प्लांट के टिश्यू के नाम बता सकते हैं कुछ आप? प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू होते हैं, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? इस चैप्टर में टिश्यू को ही पढ़ना है। और टिश्यू किससे मिलकर बना है? बहुत अच्छी बात है। और आगे चलते हैं। टिश्यू बहुत सारे मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? टिश्यू सिस्टम बन जाएगा। बनता है बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। बताइए प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू सिस्टम का नाम बताइए। टिश्यू सिस्टम पूछ रहे हैं हम आपसे। वैस्कुलर सिस्टम। वेरी गुड, सही आंसर है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। पहला वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोले तो कौन सा हुआ? जाइलम, फ्लोएम में आएंगे। और बोलो दूसरा टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ये सब दिखा नहीं है एनसीईआरटी में, डायरेक्टली कहीं ना कहीं घुसा होगा। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सब एक्स्ट्रा नॉलेज समझ लो या फिर कहीं पे एनसीईआरटी के बीच की लाइन समझ लो। लाइन वाले ने डायरेक्ट नहीं लेना, अच्छा लगे तो लिख सकते हो। सेल किससे बनी है? सेल बहुत सारे मिल जाए तो टिश्यू। टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू हो सकते हैं? दो तरह के टिश्यू हो सकते हैं जिनके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, इसलिए इसको डिटेल में बता नहीं रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे टिश्यू है परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? जब बहुत सारे टिश्यू सिस्टम मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन बनेगा। प्लांट से पाए जाने वाले ऑर्गन का नाम बताइए। लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, ये सब क्या है? ऑर्गन। लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट सब क्या है प्लांट के? ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाए तो क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। तो ऑर्गन सिस्टम का नाम बताइए प्लांट्स में। ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, चलिए मान लेते हैं आपका ऑर्गन सिस्टम का नाम रूट सिस्टम। पढ़े थे ना टैप रूट सिस्टम ना, तो रूट सिस्टम, सूट सिस्टम, दो तरह के सिस्टम हो जाएंगे इसके अंदर। रूट सिस्टम जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, करना है तो आपको अच्छा लगे तो। रूट सिस्टम और सूट सिस्टम दो तरह के सिस्टम है। कोई दिक्कत?
और ये भी क्लियर हो गया है तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना लेंगे, एक ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, एक प्लांट बना लेंगे, एक कंप्लीट प्लांट बन जाएगा इसके बाद। देख पा रहे हैं? तो वहां सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे कंप्लीट प्लांट। ये पूरा रे डायग्राम आपका सिस्टमैटिक डायग्राम है आपके सिस्टम का, पूरे प्लांट का। मतलब एक प्लांट किससे मिलकर बना है, टिश्यू सिस्टम से। टिश्यू सिस्टम किससे मिलकर बने हैं, टिश्यू से। टिश्यू किससे मिलकर बना है, सेल से। देख पा रहे हो? तो आपको देख सकते हो एक कंप्लीट ऑर्गन ए प्लांट जो है वो ऑर्गन सिस्टम से बना। ऑर्गन सिस्टम दो तरह के होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। ऑर्गन से बना होगा ये, ऑर्गन का नाम लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब कुछ इसके ऑर्गन है। ऑर्गन किससे मिले होंगे, टिश्यू सिस्टम से। टिश्यू सिस्टम तीन तरह के होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम किससे बना होगा, टिश्यू से। टिश्यू कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, मेरिस्टेमेटिक और। इस चैप्टर में टिश्यू और टिश्यू सिस्टम हम पढ़ेंगे। ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, पढ़े थे ना। और प्लांट्स कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, किंगडम प्लांटी में पढ़ लिए थे। किंगडम प्लांटी में प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम पढ़ा दिए ना आपको, स्टेम, लीफ, रूट, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे टिश्यू और टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, एनाटॉमी में। टिश्यू की स्टडी करने को, टिश्यू सिस्टम की स्टडी करने को, इंटरनल स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। और ऑनलाइन वाले बच्चों, अब हम आपको रिकॉर्डिंग बंद करने वाले हैं, कल से नहीं मिलने वाली चैप्टर की रिकॉर्डिंग आपको। अब जिसको आना है क्लास में आओ और अटेंड करो लेक्चर। रिकॉर्डिंग अब नहीं, बंद, बहुत दिन दे दिए। अब कोरोना चला गया, गो कोरोना। कोई दिक्कत है समझने में? ड्रॉ कर लिया, मिटा दें इसको? नहीं सर। तो आपके एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। आपके एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ रखे हैं इसके पहले तक। अभी तक हम लोग मॉर्फोलॉजी में हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सिमिलर भी होता है, कुछ मामलों में सिमिलर है और कुछ मामलों में डिसिमिलर है। सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों देखने मिली थी हमको। वैसे ही एनाटॉमिक स्टडी जब करेंगे, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, और एनाटॉमिक स्टडी करने पर भी हमें आपको कई लेवल पर, सेवरल लेवल पर सिमिलरिटी मिलेगी और कई लेवल पर डिफरेंसेस भी देखने मिलेंगे। तीसरी लाइन कहती है इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है एनाटॉमी में, मतलब एनाटॉमी का मतलब क्या क्या होता है। लिखा है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट, इसी को एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमिक डेफिनेशन कोई पूछे क्या क्या पढ़ना है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट, इसी प्लांट एनाटॉमिक डेफिनेशन है। पूछे कोई व्हाट इज प्लांट एनाटॉमी, तो क्या आंसर होगा, इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, स्ट्रक्चरल नहीं फंक्शनल, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट, इन दोनों को चैप्टर में पढ़ाया जाएगा प्लांट एनाटॉमी चैप्टर में। स्टार्ट करें चैप्टर को। उसने कहा आपकी बुक ने चाहे मोनोकॉट के प्लांट हो या डाइकॉट प्लांट हो, सभी प्लांट्स में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों देखने के लिए मिलेगी। अब आपने पढ़ा था एक चीज कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आते थे फॉर एडॉप्टेशन के पर्पज से। जैसे कि सूखी जगह में रहेंगे तो अलग जायका होगा, पानी वाली जगह में तो अलग जायका रहेगा। तो आपके अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन का इफेक्ट मॉर्फोलॉजी में पड़ता था कि नहीं पड़ता था? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा एडॉप्टेशन जो भी होते हैं उनका इफेक्ट एनाटॉमी में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस, वहां भी पड़ेगा। ये लास्ट लाइन कहती है इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो एडॉप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज होंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा। एडॉप्टेशन का इफेक्ट एनाटॉमी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। मॉर्फोलॉजी में भी एडॉप्टेशन का इफेक्ट होता है और एनाटॉमी। ये पैराग्राफ समराइज करते हुए ऐसे खत्म कर दिया अपने आप को, इंट्रोडक्शन देते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, टिश्यू। टिश्यू की डिफिनीशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। ये क्लास 8 और 9 के बच्चे लिखे तो सही है, आप लिखेंगे तो गलत है, ठीक है। टिश्यू की डिफिनीशन द ग्रुप ऑफ सेल नहीं होगा सिर्फ। तो बात करेंगे, दो चीजें आपको देखनी होती हैं जब भी कोई सेल को टिश्यू कब को बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन, पहला रूल क्या देखेंगे? सेम ओरिजिन। ओरिजिन सेम होना चाहिए, हैविंग सेम ओरिजिन एंड
परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ये दो रूल फॉलो करेगी तभी टिश्यू कहलाएगा। स्ट्रक्चर में भी सेम, में भी डिफरेंट। स्ट्रक्चर से कोई लेना नहीं, स्ट्रक्चर सेम हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। एक बार और रिपीट करें, द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। पेन में रखा करो, कहीं लगे नया तो लिख लिया करो, अगर वहां पे ना मिले तो। The group of cell having same origin and performing same function are known as the structure में भी similar, may be different। सेम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, दोनों चलेगा। स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। कोई दिक्कत? अगर हम पूछे दो अलग अलग तरह के दिखने वाली सेल हैं, स्ट्रक्चरल अलग अलग है दोनों सेल का, तो वो टिश्यू हो बना सकती है कि नहीं बना सकती? बना सकती है। सिर्फ रूल, दो ही रूल है। पहला रूल सेम ओरिजिन होना चाहिए, दूसरा रूल सेम फंक्शन परफॉर्म करनी चाहिए, तब टिश्यू कहलाएंगे। ये दो रूल माना चाहिए। स्ट्रक्चर में भी सेम, मे नॉट बी सेम। कोई दिक्कत? टिश्यू की डिफिनेशन क्या लिखी है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन, कॉमन मतलब सेम है ना, कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शन। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं टिश्यू कितने तरह के होते हैं। तो आपको बता चुके हैं दो तरह के, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। कोई दिक्कत नहीं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं और परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, अब ये पढ़ना है। तो पहले पढ़ेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। तो आप कॉपी पेन रखे हो तो आप लिख सकते हैं, जो चीज आपको नया लगे। आपके एनसीईआरटी बुक में जरूरी नहीं सारा कुछ हो, आप लिख भी लीजिए बगल में साथ के। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पहचान क्या क्या है चलिए हम बताएंगे, उसके बाद समझेंगे, फिर लिखेंगे अपने से। लिखवाने का काम नहीं है मेरा, ठीक है, डिक्टेटर नहीं है। तो पहले समझेंगे, सुनेंगे, दिमाग में रखेंगे, फिर निकालेंगे। इससे दिमाग में रह जाएगा थोड़ा बहुत। बोलते जाएंगे, लिखते जाओगे, नहीं रह पाएगा। तो रखने की कोशिश करना पहले, अभी लिखने की नहीं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में 10-15 कैरेक्टर आपको इकट्ठे बता देते हैं, आपको जितने याद रहे लिखो, फिर बाद में मैच कर लेना कितने नहीं भूल गए आप। पहली बात जो बताएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, उसका उल्टा कर लेना, परमानेंट टिश्यू का उल्टा कर दो बन जाएगा। तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अंदर लिखना, बड़ा लिखना ना सुनना। पहली बात, डिफरेंशिएटेड होंगी या अनडिफरेंशिएटेड होंगी? अनडिफरेंशिएटेड। मेरिस्टेमेटिक की बात कर रहे हैं हम। पहले रखना, इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। कैसे टिश्यू है? अभी तक डिफरेंशिएटेड नहीं हुए हैं, ना तो लीफ बने हैं, ना स्टेम बने हैं, ना रूट बने, ना फ्लावर, ना फ्रूट, ना सिर्फ कुछ बने ही नहीं है। कौन है नहीं पता, क्या बनेंगे नहीं पता, बनेंगे। एक छोटा सा बच्चा है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या चोर बनेगा नहीं पता, तभी वो कौन सा बच्चा कहलाएगा? मासूम बच्चा कहलाएगा। लेकिन आपके जैसा बड़ा बड़ा हो जाएगा तो कंफर्म हो चुका है, उसकी डेस्टिनी कंफर्म हो चुकी है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मेरे जैसा हो जाएगा तो डेस्टिनी कंफर्म है। अब जो बनना है बन चुका, अब ना बनने वाला नया कुछ। अब हम इंजीनियर बनना चाहे बन सकते हैं क्या? कैसे बन जाएंगे? बक मारेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल वाले। ठीक, चुप। सुनेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं हम, जरा समझना कि ऐसे टिश्यू जिन्होंने अब तक डिसाइड नहीं किया कि उनको क्या बनना है, अनडिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं। किसमें डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं? लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इन सभी में डिफरेंशिएट नहीं हुए अभी तक। अनडिफरेंशिएटेड है, उन्हें कौन सा टिश्यू कहते हैं? उल्टा कर लोगे परमानेंट कहा जाएगा। इट इज अ डिफरेंशिएटेड टिश्यू वेल डिफरेंशिएटेड इनटू द लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, सीड। तो परमानेंट टिश्यू कुछ बन चुके हैं, जो बनना था बन चुके, बनने वाले हैं। दो अलग अलग वर्ड। तो पहली लाइन क्लियर है सभी को? क्या लिखोगे आप? ऐसे हेडिंग डालोगे, तरीका अभी नहीं डालोगे, भविष्य में, फ्यूचर है। हेडिंग होगी टाइप ऑफ टिश्यू, लिखोगे इट इज टू टाइप। नंबर 1, सुनते जाओ, अभी लिखना नहीं है, लिखना तब है जब हम छोड़ देंगे बोलना। इट इज अ टू टाइप। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नंबर 2 परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेडिंग डालोगे, उसके अंदर लिखोगे कि इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू स्टिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, सीड। पहली लाइन। दूसरी लाइन, अनडिफरेंशिएटेड है तो मतलब मैच्योर टिश्यू है या इमेच्योर टिश्यू होंगे? इमेच्योर। इट इज अ इमेच्योर टिश्यू। सेकंड नंबर पॉइंट,
तीसरी बात, इमेच्योर है, मेरिस्टेमेटिक है, सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी होगी या नहीं होगी? होंगी। इट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, इट हैव कैपेसिटी टू, ठीक है। और यहाँ पर तीसरी लाइन देखोगे, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन अकर, यहाँ पर सेल साइकिल जो है, सेल डिवीजन जो पढ़ाया था आपको सेल साइकिल, वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। कौन सी सेल में? कंटिन्यूअस सेल साइकिल इज रनिंग। और लगातार सेल साइकिल चलता रहेगा तो सेल मैच्योर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? हो पाएगी। नहीं हो पाएगी, इमेच्योर हालत में रहेगी, पूरे से मैच्योर नहीं हो पाई है। सेल इज इमेच्योर। सेल इमेच्योर क्यों है? ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल साइकिल। इतनी सी बात क्लियर है? 3-4 लाइन बता दी है। अगली बात, इस तरह की सेल को लगातार सेल डिवीजन करना है तो इसका न्यूक्लियस अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसमें कैसा न्यूक्लियस होगा? वेल डेवलप्ड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट वर्ड याद रखना, प्रोमिनेंट मतलब जो अच्छे से दिखता हो, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इसका। न्यूक्लियस कैसा होगा? प्रोमिनेंट। फिर वेल डेवलप्ड प्रोमिनेंट होगा। इसमें साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस होगा या कम, लेस डेंस होगा? डेंस साइटोप्लाज्म। अगला फैक्टर, डेंस साइटोप्लाज्म। सब कुछ मेरिस्टेमेटिक के बारे में बात कर रहे हैं। जब डेंस साइटोप्लाज्म है तो वैक्यूल्स वगैरह खाली खोखली जगह होंगी क्या? नहीं। तो वैक्यूल्स इज एब्सेंट और प्रेजेंट इन वेरी लेस नंबर। या तो एब्सेंट होगा, अगर प्रेजेंट हुआ, इफ प्रेजेंट देन वेरी लेस इन नंबर। एक तो प्रेजेंट ही नहीं होगा, अगर हुआ भी तो बहुत कम होगा। तो वैक्यूल्स आर एब्सेंट लिख सकते हो, ठीक है ना? तो वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे। मेटाबॉलिक रेट हाई होगा या लो होगा? सेल डिवीजन लगातार करना है तो मेटाबॉलिक रेट इज वेरी हाई। मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हाई होगा तो रिजर्व फूड रिजर्व रह पाएगा या पूरा यूज हो जाएगा? यूज हो जाएगा। तो रिजर्व फूड इज नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट। रिजर्व फूड इसमें नहीं पाया जाएगा। अब लगातार डिवाइड करने वाली सेल है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, डेंस साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, ऐसी सेल के पास फालतू चीजें होंगी या नहीं होंगी? नहीं। फालतू चीजें को बोलते हैं इर्गेस्टिक मटेरियल। इर्गेस्टिक मटेरियल, ER है ना, इर्गेस्टिक मटेरियल, या कह सकते हो नॉन लिविंग सब्सटेंस आर एब्सेंट। कौन सब्सटेंस? नॉन लिविंग सब्सटेंस होंगे कि नहीं होंगे? नॉन लिविंग सब्सटेंस नहीं होंगे, इर्गेस्टिक मटेरियल एब्सेंट होगा। इर्गेस्टिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, इर्गेस्टिक मटेरियल एब्सेंट होगा, नॉन लिविंग चीजें एब्सेंट होंगी। क्लियर है इतनी सी बात? सेल वॉल होगी कि नहीं होगी? होगी, लेकिन सेल वॉल दो तरह की होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। इसमें कौन सेल वॉल होगी? दोनों होंगी या कोई एक होगी? एक होगी। ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेकेंडरी सेल वॉल इज। क्लियर है ये भी बात? और प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है, इलास्टिसिटी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ देखने मिलेंगे? सूट टेप, रो टेप या डिवाइडिंग सेल में, जहां पे भी सेल डिवीजन हो रहा है प्लांट में, जहां पे डिवाइडेशन हो रहा है सिर्फ वहीं पर पाए जाएंगे मेरिस्टेमेटिक, सभी जगह नहीं। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता था कि प्लांट्स हैव लोकलाइज्ड ग्रोथ वेयर एज एनिमल्स हैव डिफ्यूज्ड ग्रोथ। व्हाई? एनिमल्स की पूरी बॉडी बढ़ती है, सिर्फ हाथ बढ़ रहा, मेरा भी हाथ बढ़ेगा पहले, फिर पहले हाथ लंबा हो जाएगा, फिर मेरा पैर बढ़ना शुरू होगा, फिर गला बढ़ना शुरू होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। या पूरी बॉडी एक साथ बढ़ती है? एक साथ। मतलब कौन सी ग्रोथ होती है एनिमल में? डिफ्यूज। डिफ्यूज ग्रोथ कहते हैं इसको। पूरी बॉडी में एक साथ ग्रोथ होती है, इसलिए डिफ्यूज ग्रोथ। कि पहले मेरे हाथ ने सोचा चलो बड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चे का हाथ बढ़ना शुरू हुआ, अब हाथ वहां तक इतना लंबा हो गया, अब पैर बड़ा होना शुरू हुआ, अब गर्दन बड़ी होनी शुरू हुई, अब आंख बड़ी होना शुरू हुई। ऐसा होता है क्या? एनिमल्स में डिफ्यूज होती है, एक साथ सभी जगह ग्रोथ होती है। लेकिन प्लांट में कैसी ग्रोथ होती है? कोई एक टहनी बढ़ना शुरू होती, बढ़ने लगती, बढ़ने लगती, बढ़ने लगती, फिर यहाँ बढ़ने लगा, फिर वहां बढ़। तो प्लांट में लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, स्पेसिफिक रीजन में से ग्रोथ होती है, पूरी प्लांट में एक साथ ग्रोथ नहीं होती। प्लांट्स में लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है। और लोकलाइज्ड ग्रोथ का रीजन क्या कोई पूछा जाता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्लांट्स में जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे सिर्फ वहीं पर सेल डिवीजन होगा, सिर्फ वहीं पर ग्रोथ होगी, पूरे प्लांट पे ग्रोथ नहीं होगी। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ सर्टेन पोर्शन पे ही पाए जाते हैं, और जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे वहीं सेल डिवीजन होगा, वहीं ग्रोथ होगी, बाकी पूरे प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर इतनी सी बात? सभी को याद है दिमाग में? एक बार रिवीजन करा दे क्या? फास्ट में रिवीजन क्विक बोलते हैं, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, परमिशन देते हैं, सुन लेंगे। अनडिफरेंशिएटेड होगा, डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी,
वैक्यूल्स नहीं होंगे, इमेच्योर सेल होगी, प्लांट ग्रोथ लोकलाइज जिसी की वजह से होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्योंकि सर्टेन रीजन में पाए जाते हैं, कंटिन्यूअस सेल साइकिल होता है, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है, स्मॉल साइज के होते हैं और आइसोडायमेट्रिक शेप के होते हैं, ये नहीं बताना भूल गए थे, आइसोडायमेट्रिक शेप है, हमसे मत पूछना कैसा होता है, तो स्मॉल साइज के आइसोडायमेट्रिक शेप के होते हैं, शेप देख लेना कैसा होता है, आइसोडायमेट्रिक शेप के होंगे, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होगी, रिजर्व फूड एब्सेंट होगा, प्लास्टिड नहीं पाए जाएंगे, प्लास्टिड समझते हो ना? यस सर। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड नहीं पाए जाएंगे, अगर पाए भी गए तो प्रोप्लास्टिड पाए जाएंगे। पहली बात प्लास्टिड नहीं होंगे, और होंगे भी तो किस स्टेज में होंगे? प्रोप्लास्टिक। प्रोप्लास्ट स्टेज में होंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना? होंगे तो कौन होंगे? इनके पिताजी होंगे, प्रोप्लास्टिक तीनों के। लास्ट लाइन जो छूट गई थी आपका, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में स्पेस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट मतलब कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, और गैस्ट्रिक मटेरियल एब्सेंट होता है, खत्म हो गया। जल्दी से आपके दिमाग में जितना रिटेन है फिर से एक बार लिख लो, लिख डालो, और लिखने के बाद अगर आपको जो छूट जाएगा फिर हम बोल देंगे एक बार और कौन सा छूट गया, मैच कर लेना। जल्दी से लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग डाल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर है। जल्दी से लिख लो जो जो याद हो गए हैं आपको। एर्गेस्टिक मटेरियल मतलब होता है नॉन लिविंग मटेरियल। एक बार लास्ट टाइम रिपीट करते हैं, जिसका छूट गया मैच कर लो। पहली बार मेरिस्टेमेटिक सेल अनडिफरेंशिएटेड होंगी, सेल डिवीजन की कैपेसिटी होगी हैविंग डिवीजन कैपेसिटी, डिवाइडिंग कैपेसिटी, वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, इमेच्योर सेल होगी, प्लांट की ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इन अ स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। फिर आपके मेरिस्टेमेटिक सेल इमेच्योर होती हैं, स्मॉल इन साइज होती हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है, साइज इनका शेप आइसोडायमेट्रिक शेप की होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और रिजर्व फूड मटेरियल एब्सेंट होता है। प्लास्टिड एब्सेंट होगा या प्रोप्लास्टिड स्टेज में पाया जाएगा।